नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी के मंत्रियों की। बीजेपी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है। 52 मंत्रियों ने शुक्रवार को भव्य समारोह में शपथ ली। इन मंत्रियों को विभाग सोमवार को बांटे जा सकते हैं। इस बार अनेक ऐसे विभाग हैं जो कि खाली हैं। नए मंत्रियों को बेहतर विभाग मिल सकते हैं। बीजेपी इस बार मंत्रियों को उनका पद देते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण और अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के एजेंडा को भी ध्यान में रखेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में विभागों का वितरण करते समय बीजेपी संगठन उनकी वरिष्ठता, उपयोगिता और अनुभव का भी उपयोग करेगा। तो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनको विभाग बांटे जा सकते हैं। मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे और इस मौके पर तमाम एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवंटन यहां पर किया जाएगा। कई ऐसे विभाग हैं जो खाली पड़े हैं, तो इस बार उम्मीद है कि अच्छे विभाग जो है मंत्रियों को मिलेंगे। तो सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बुरी हार आखिर क्यों हुई, इस पर 27 मार्च को मंथन होगा। पार्टी ने लखनऊ में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में मंडल स्तर तक के संगठन के बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वेस्ट यूपी को भी संगठन का नया प्रभारी मिल सकता है। मीटिंग के लिए जिला अध्यक्षों और मंडल को कोऑर्डिनेटर के पास बुलावा आ गया है। बीएसपी के एक पदाधिकारी के मुताबिक मीटिंग 2 सत्र में होगी। पहली मीटिंग सुबह 10 बजे होगी, जिसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस मीटिंग में हार की समीक्षा होगी। खासकर इस कारण को तलाशा जाएगा कि दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा पार्टी से आखिर क्यों छिटका। इसी के साथ चुनाव बाद जनता के बीच पार्टी के कमजोर होने, बीजेपी के पक्ष में वोट ट्रांसफर होने और जो टिकटों की बिक्री है उसके आरोपों के लगने की गलतफहमी को कैसे दूर किया जाए, रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें, हार के बाद बसपा ने बैठक बुलाई है। रविवार को यह बैठक होनी है। इस अहम बैठक में कई बड़े फेरबदल जो है उसकी भी संभावना जताई गई है। वेस्ट यूपी में नया प्रभारी मिल सकता है। कई बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जानना बहुत जरूरी है, ये मंथन बहुत जरूरी है कि आखिर उनका जो एक संभावित वोट बैंक था वो किसी और पार्टी की तरफ आखिर क्यों रुक कर गया और कितने बुरे तरीके से आखिर पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का यूपी में वर्चस्व रहा, आखिर वो क्यों खत्म हो गया। क्या अब पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हार के बाद बसपा की तरफ से इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई बड़े फेरबदल की संभावना भी है। इसके साथ ही साथ ये है कि वेस्ट यूपी को नया प्रभारी भी मिल सकता है। तो कई ऐसे और बदलाव भी किए जा सकते हैं। चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो बैठक को लेकर जानकारी साझा की गई थी, उससे जुड़ी ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हार के बाद बसपा ने बैठक बुलाई है। बसपा में चर्चा होगी उन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम जो बातें हैं उनको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ बड़े फेरबदल की संभावना भी इस बैठक के बाद लगाई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल मुख्यालय पर नवनिर्वाचित विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने बैठक की। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने भी गए। इस मुलाकात के बाद वो दिल्ली लौट गए। बता दें कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद रालोद और सपा मुखिया की पहली मुलाकात थी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि वो बहुत हुई गर्मी की बात,
खाई लखनऊ की कुल्फी साथ साथ। पार्टी नेताओं के मुताबिक रालोद कार्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में आरएलडी मुखिया ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरी मेहनत के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटे रहें। जल्द ही पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके बाद संगठित होकर सभी को पार्टी को मजबूत करना है। तो सभी पार्टियां अपनी पार्टी के हार का मंथन करने पर लगी हुई हैं कि आखिर बीजेपी से उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा और क्यों उनकी पार्टी में इस तरीके से जो है अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद जो कर रहे थे वो नहीं हो पाया। और इसी के बीच में जयंत चौधरी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा गया है कि जुटे रहें, एक साथ रहें, आगे के लिए जो संभावनाएं हैं वो तलाशने के लिए काम करते रहें। अखिलेश यादव से मुलाकात की थी चौधरी जयंत सिंह ने यहां पर, और उनके साथ नवनिर्वाचित विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वरिष्ठ विधानसभा सदस्य रमापति शास्त्री को नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नई विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने के लिए नामित विधानसभा सदस्य सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह, रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को भी शपथ ग्रहण कराई गई। साथ ही कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ तमाम अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई और इस मौके पर तमाम नेता भी मौजूद रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। वहीं यूपी के जालौन जिले में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित कालपी में भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश बाल बच गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब डिप्टी सीएम के बेटे मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माई के दर्शन करने जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम के बेटे को गाड़ी से निकालकर तत्काल दूसरी गाड़ी की मदद से अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उरई मुख्यालय सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। ये सड़क हादसा उरई मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कालपी कोतवाली क्षेत्र के तहत आने वाले आलमपुर बाईपास के पास हुआ। फिलहाल डिप्टी सीएम के बेटे केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक्सीडेंट में मामूली चोटें योगेश को आई हैं। वहीं बदायूं जिले में अवैध तस्करी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह और एएसआई अर्जुन सिंह थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक युवक पकड़ा गया। उसके पास एक बैग बरामद हुआ। उसकी तलाशी ली गई तो बैग में 12 किलो गांजा निकला। पुलिस के मुताबिक इस गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। पकड़े जाने के बाद आरोपी थाने लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम कामिल और करीम पुत्र शब्बीर निवासी वार्ड नंबर 8 को बताया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो दूसरे प्रांतों से गांजा लाकर जिले के अलग अलग जगहों पर या फिर नजदीकी जिलों में गांजा सप्लाई करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बुधवार दोपहर को तस्कर को जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर मुरादाबाद से, जहां के सराय खजूर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि दोनों पक्ष जमीन पर कब्जा करने को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि वहां रहने वाले मौलाना
फजलुर रहमान की जमीन के पास में ही निवासी रहीमुद्दीन की जमीन भी है, जिसके बीच में कुछ गांव समाज की भूमि है, जिस पर रहीमुद्दीन ने अवैध कब्जा करना चाहा तो मौलाना फजलुर रहमान ने उसका विरोध किया, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी होनी शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने बीच बचाव किया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में कर लिया और मारपीट के दौरान पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खजूर थाना चंदेड़ में जमीन पर कब्जा करने को लेकर विपक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर उभय पक्षों को नियंत्रित किया गया। मारपीट के दौरान उनके द्वारा पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उभय पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और खबर गाजियाबाद से, क्योंकि गाजियाबाद केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। साल में तकरीबन 4 महीने गाजियाबाद वासियों को प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक शानदार पहल की गई है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से बुक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि जिससे छात्र छात्राएं अपनी किताबों को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 8वीं कक्षा पास की है तो आप 8वीं की किताबें, इस्तेमाल की हुई किताबें 9वीं की किताबों के बदले में ले सकते हैं। इस साल एसोसिएशन की तरफ से 1 लाख अभिभावकों को एक्सचेंज प्रोग्राम का फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इस तरह की पहल से कहीं ना कहीं छोटी ही सही लेकिन एक मदद जरूर मिलती है पर्यावरण को बेहतर बनाने में, क्योंकि अगर बच्चे पुरानी किताबों को इस्तेमाल करके पढ़ेंगे, जो नए बच्चे अगली क्लास में जा रहे हैं उनकी पुरानी किताबों को कुछ और बच्चे इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो किताबों की प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, पेड़ों को काटने में कमी आएगी। तो ये एक पहल इसी कदम को देखते हुए उठाई गई है। वहीं अमेठी में जाली दस्तावेजों के सहारे परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करना 5 शिक्षकों को भारी पड़ गया। मामला संज्ञान में आने और जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद बीएसए ने शुक्रवार को 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद संबंधित ब्लॉक्स के बीईओ को बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उनसे वेतन की रिकवरी सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। बीएसए की तरफ से एक साथ 5 शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से शिक्षा विभाग में ये लापरवाही और ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, जहां पर 5 ऐसे शिक्षक भर्ती थे जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए वहां पर नौकरी कर रहे थे। हालांकि अब इन 5 प्राइमरी अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही साथ इन पर एफआईआर दर्ज करा ली गई है और जो वेतन है उसकी रिकवरी को लेकर भी शिकायत दे दी गई है, ताकि अब तक जो भी वेतन इनको मिला है वो वेतन रिकवर किया जा सके। अभिलेख पत्र की तरफ से ये तमाम कार्रवाई की गई है। फर्जीवाड़ा में 5 प्राइमरी जो अध्यापक हैं उनको बर्खास्त किया गया है और बर्खास्त जो अध्यापक हैं उनसे, ताकि जो वेतन अब तक उन्होंने लिया है उसकी रिकवरी हो सके, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है और कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरीके से आगे ऐसा फर्जीवाड़ा ना हो। अभिलेख पत्र जांच के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, फर्जीवाड़े में 5 प्राइमरी अध्यापक जाली दस्तावेजों के तहत नौकरी कर रहे थे और इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद इन टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो वेतन अब तक इन टीचर्स ने लिया है उनसे वो वेतन को लेकर भी रिकवरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हालांकि 5 शिक्षकों को एक साथ बर्खास्त करने से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में हड़कंप जरूर मच गया है, लेकिन एक बड़ी जानकारी ये कि इन अध्यापकों पर जो कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं उससे आने वाले भविष्य में, जब आने वाले वक्त में इस तरीके का फर्जीवाड़ा कोई करना चाहेगा तो डर जरूर होगा इन अपराधियों में।
तो स्कूल में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 5 टीचर्स को, प्राइमरी अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जीवाड़े में ये 5 जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो शामिल थे, फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी कर रहे थे। अभिलेख पत्र जांच के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और इन 5 अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस तरीके की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप जरूर है। शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है और इससे हड़कंप मच गया है बेसिक शिक्षा विभाग में, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में डर जरूर है जो इस तरीके के फर्जीवाड़े को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। खबर बहराइच से, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 10 दिन पहले रुपईडीहा थाने के अटवाहा निवासी युवक की हत्या का राज फाश हो गया है। पत्नी और उसके जीजा के बीच प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर बियर पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बहराइच जनपद के थाना रुपईडीहा के अटवाहा गांव की है, जहां पर कलीम अपनी पत्नी शबनम के साथ रह रहा था। शबनम का प्रेम प्रसंग उसके जीजा कलाम के साथ चल रहा था। जब जीजा साली के प्रेम प्रसंग के बारे में कलीम को पता चला तो कलीम अपनी पत्नी पर सख्ती करने लगा और उसे को प्रताड़ित भी करने लगा। तभी जीजा कलाम ने शबनम से मिलकर कलीम को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दोनों ने पहले कलीम को विश्वास में लिया और कलीम को बोदरा नाले के पास ले जाकर पहले नशे में धुत किया। फिर दोनों ने मिलकर कलीम की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को उस बोरे में भरकर उसी बोदरा नाले में फेंक दिया, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। और जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते जीजा और साली ने मिलकर उसकी हत्या की है। बहराइच के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना रुपईडीहा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 15/3/2022 को कलीम खां पुत्र ननकुन्ने निवासी अंटावा थाना रुपईडीहा ये अचानक कहीं गायब हो गए थे, जिसके संबंध में इनकी पत्नी द्वारा 19/3/2022 को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच। वहीं सहारनपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के कहने पर विवाहिता के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मृतका की मां ने बताया कि 9 दिसंबर को उसने अपनी बेटी की शादी सहारनपुर में एक युवक के साथ की थी। युवक थाना सदर बाजार क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहता है और कहा जा रहा है कि शादी के बाद से उसकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और बताया कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक महिला का फांसी लगा हुआ शव मिला, जिसमें महिला के परिजनों ने पति सास ससुर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए दहेज के तहत मारपीट कर मामला दर्ज करने की अपील की थी और उसके बाद अब मामला दर्ज कराया है, जिसमें पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सास ससुर फरार हैं। फिलहाल पुलिस फरार सास ससुर की तलाश में जुट गई है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। जो मृतका है उसके परिजनों ने, उसके भाई ने मृतका के पति, उसके सास और ससुर के संबंध में दहेज मृत्यु का एक मुकदमा दर्ज कराया है कि दहेज के लिए इसको जो है मार डाला गया। मृतका का जो पति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वो क्या है, 4-5 दिन से इन्होंने फ़ोन किया, ये कॉल नहीं उठा पा रहे कोई भी। उसके बाद आज भी इन्होंने, जैसे कि रात भी इन्होंने 12 बजे तक कॉल किया, कोई नहीं उठाया। उसके बाद सुबह कोई 11 बजे कॉल गया उस पर, मेरे फ्रेंड पे, तो ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली। तो ठीक है। फिर उसके बाद फांसी लगा ली इन्होंने, फिर दोबारा कोई फ़ोन नहीं किया। फिर अब शाम को 4:30 बजे फ़ोन कर रहे हमारे पास कि कहाँ हो, पहुँच आ रहे नहीं आ रहे। मैं अभी इतना ही पता लगा। अच्छा, तो क्या कुछ वजह रही? वजह तो यही है कि 6 फीट की चौखट है, उसमें पहली बात तो कोई भी बच्चा भी मरेगा तो हाथ पैर तो फेंकेगा। वो पता रहे फांसी लगा ली। इसके पैर पे भी निशान हो रहे हैं, पेट पे भी है, सिर में भी खून आ रहा है, कान से भी खून आ रहा है। तो फांसी लगा के तो मारी नहीं। और वैसे भी इसकी डेड बॉडी बहुत टाइट हो रही है, लगभग कल शाम तक से मरी हुई है। ठीक, वजह मेरे को तो कुछ पता नहीं लगी। कितने दिन पहले शादी हुई? शादी हुई इसकी 9 दिसंबर को। क्या नाम है उनका? ममता।
लड़के का नाम क्या है? बंटी। लड़के का नाम बंटी। झांसी के गोपाल निखरा में फांसी पर लटकी मिली विवाहिता के मामले में मायके पक्ष की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मृतका तरन्नुम अपने पति को घर से अलग रहने के लिए दबाव डाल रही थी। आसिफ घर से अलग होने के लिए तैयार नहीं था। इस बात को लेकर तरन्नुम आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा करती थी। घटना वाले दिन भी उसने आसिफ के घर से अलग होने की बात कही, लेकिन आसिफ ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े से बचने के लिए आसिफ अपनी बहन सबीना के यहां पर चला गया, जबकि तरन्नुम की सास रईसा छत पर चली गई। सुसाइड कर लिया है, उस मैटर पर लोग हमें वो कर रहे हैं इन्वॉल्व, कि आप भी उसमें शामिल थी, पर हम लोग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका जिक्र उनके अब्बा अम्मी से पहले हम लोग कर चुके थे कि आपकी बेटी हम लोगों को धमकी देती है कि हम फांसी लगा लेंगे। तो उनके अब्बा अम्मी को कई बार बुलाया पर वो आए नहीं हैं, और उस दिन भी उसने अगर ऐसी बात की थी। खबर मेरठ से, जहां पर एक बार फिर से तेंदुए को लेकर दहशत देखने को मिली है। मेरठ के प्रतापपुर एयरपोर्ट पर एक तेंदुए को देखा गया, जिसके बाद एक युवक ने एयरपोर्ट पर घूमते तेंदुए की वीडियो बना ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रात से अभी तक रेस्क्यू टीम और वन विभाग तेंदुए को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस मामले में प्रतापपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इसकी जांच की जा रही थी, ताकि तेंदुए को जल्द से जल्द वहां से जो है अपनी कब्जे में लेकर रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़ा जा सके। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।